मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। यह इस वीडियो का छठा पार्ट है। अगर आप इसके बाकी के 5 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे देखें। हम बाकी के 5 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं इंसुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, हीट बजट ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, यानी कि तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे पड़ता है? 0 डिग्री लाइन पर, यानी कि ये पड़ता है इक्वेटर पर। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते रहते तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी घटता चला जाता है। यानी कि इसका ये मतलब है कि हमारे अर्थ पर एक समान टेम्परेचर नहीं होता। तो देखिए, ऐसा क्यों कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है तो नॉर्थ पोल पे सबसे कम टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है? तो देखिए, इसके बहुत सारे कारक हैं। तो इनमें से बहुत सारे कारकों में से ये हैं जो कि आपको ये सारे के सारे कारक यानी कि फैक्टर्स पढ़ने हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स तापमान को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। चलिए फिर जानते हैं कि अक्षांश किस तरह से तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। पहले जाने की अक्षांश होता क्या है। देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इन्हीं को ही हम अक्षांश हम इसको बोलते हैं। अब देखिए, आपने जो ये वाली लाइन देखी होगी ग्लोब के ऊपर, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है 90 डिग्री एंगल वाली जो लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं देशांतर। ठीक है जी। चलिए फिर समझते हैं कि किस तरह से अक्षांश तापमान को नियंत्रित करते हैं। देखिए, ये जो आपकी जो 0 डिग्री लाइन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं हम। इक्वेटर पर जो सन की जो लोकेशन होती है, यानी कि जो सन से जो मिलने वाली जो किरणें होती है, इसकी जो एकदम ये 90 डिग्री पर यहाँ पर पड़ती है। ठीक है जी। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इक्वेटर के ऊपर सीधा सूर्य की स्थिति होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर अर्थ में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि मतलब कि इस पे कितना टेम्परेचर देखने को मिलता है, तो देखिए, एक एवरेज आप मान के चलिए, एवरेज यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिलता है 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर चले जाते हैं, जैसे जैसे दूर जाते हैं, तो वैसे वैसे यहाँ पर टेम्परेचर भी घटने को देखने को मिलता है। यहाँ पर टेम्परेचर घट क्यों रहा है? देखो, सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इक्वेटर पर जो सन की जो लोकेशन होती है वो होती है 90 डिग्री के आसपास, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सारी की सारी इन्हीं क्षेत्रफल पर पड़ती हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो वैसे वैसे इन सूर्य की जो किरणें होती है, इनके जो एंगल होते हैं, सूर्य की किरणों का जो एंगल है वो घटता चला जाता है। ठीक है जी। जिसकी वजह से यहाँ तक, यानी कि कहाँ तक, हम यहाँ पे पोल की बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल की बात करें, नॉर्थ पोल तक या फिर साउथ पोल तक आते आते इनकी किरणों का कोण इतना ज्यादा कम हो जाता है कि यहाँ पर इन वाली जगहों पर टेम्परेचर इनको मिल ही नहीं पाता, यानी कि इनको ऊर्जा मिल ही नहीं पाती, जिसकी वजह से ये अर्थ का सबसे ज्यादा ठंडा एरिया है। ठीक है जी। अगर हम अर्थ के सबसे ठंडे एरिया की बात करें तो वो कौन से है? वो है नॉर्थ पोल। ठीक है। और क्या है? साउथ पोल। ठीक है जी। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अक्षांश तापमान को नियंत्रित करने का यहाँ पर काम करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। देखिए, जब भी हमारी पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी कि जब उसका चक्कर लगाती है, तब इसका एंगल कितना होता है? तो हमारी पृथ्वी का एंगल होता है 66 डिग्री 30 का हमारा एंगल होता है, जिसकी वजह से सूर्य की जो किरणों का कोण होता है वो इक्वेटर पर कैसा होता है? वो होता है 90 डिग्री। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे इनके कोण में भी घटते चले जाते हैं, यानी कि इनका कोण 90 डिग्री से घटता चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कहाँ पर नॉर्थ पोल पर हमें बहुत कम ही टेम्परेचर देखने को मिलता है, और ऐसा ही हमारा साउथ पोल में भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए, अब इस परिस्थितियों से किस तरह की चीजें उत्पन्न होती है। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो पृथ्वी का जो एंगल है वो कितना है? 66 डिग्री के आसपास है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो सूर्य की जो स्थिति है दो बार, यानी कि देखिए, पहले आप समझिए कि जो इक्वेटर का जो ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर। ठीक है। यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और इसका जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर।
यानी कि हम इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है जी, चलिए फिर आप जरा इसको समझिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि हमारी पृथ्वी का झुकाव कितना है, 66 डिग्री एंगल के आसपास, जिसकी वजह से जो सूर्य की जो स्थिति होती है, देखिए वर्ष में 2 बार यानी कि साल में 2 बार ऐसा होता है कि पृथ्वी का ये जो आधा वाला पार्ट है ऊपर वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये पूरी तरीके से सन के बिल्कुल सामने आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उस दिन नॉर्थ जो हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर है, उस दिन उसे बहुत ज्यादा सूर्य तप प्राप्त होता है कंपैरिजन करें तो अदर दिनों से। ठीक है, और पूरे साल का एक दिन ऐसा होता है कि जिस दिन ये जो दक्षिणी वाला जो पार्ट है, यानी कि जिसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ये पूरी तरीके से एक दिन किसके सामने आ जाता है, सन के सामने आ जाता है। और उस समय यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा सूर्य तप हमें प्राप्त होता है। चलिए समझते हैं कि वो दिन कौन कौन से, कि जिस दिन नदर्न हेमिस्फीयर को सबसे ज्यादा सूर्य की ऊर्जा मिलती है। तो देखिए 21 जून, ठीक है जी, 21 जून के समय जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर होता है। ठीक है जी, कर्क रेखा कहाँ पर है, 23.5 डिग्री पर है हमारी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर सूर्य कैसा होता है, बिल्कुल लांबिक चमकता है। और इस दिन 21 जून के समय, 21 जून के समय पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है जी, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा 21 जून के समय सूर्य की स्थिति कैसे होती है, बिल्कुल नदर्न हेमिस्फीयर पर होती है, जिसकी वजह से सूर्य की स्थिति यहाँ पर, यानी कि जो सदर्न वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर सूर्य की स्थिति नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरे साल का सबसे छोटा दिन होता है। कहाँ पर होता है, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन होता है। और सबसे लंबा दिन कहाँ होता है, ये होता है 21 जून को। कहाँ पर होता है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलिए अब आप यहाँ पर एक और फैक्ट जान लीजिए कि 21 मार्च, ठीक है जी, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा जो सूर्य होता है, सूर्य कहाँ पर होता है, बिल्कुल इक्वेटर के 90 डिग्री के ऊपर होता है। ठीक है जी, बिल्कुल इसके ऊपर होता है। और इस समय, ठीक है, इस समय पूरे विश्व के अंदर जो दिन और रात बिल्कुल एक ही जैसा होता है। ठीक है, पूरे विश्व में दिन और रात एक ही जैसा होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विषुवत, हम इसको यहाँ पर कहते हैं। चलिए फिर आइए अब हम जानते हैं कि वो कौन सा दिन है जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के बिल्कुल सामने होता है। तो फिर देखिए 21 दिसंबर को सूर्य की स्थिति कहाँ पर होती है, ये होती है बिल्कुल सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में कहा, 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में। क्योंकि देखिए 21 दिसंबर के समय सूर्य कहाँ पर होता है, बिल्कुल मकर रेखा के ऊपर होता है। ठीक है, और यही वो दिन होता है कि यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा जो सूर्य तप जो प्राप्त होता है, वो होता है हमें 21 दिसंबर को सबसे ज्यादा सूर्य तप हमें देखने को मिलता है। अब देखिए जब 21 दिसंबर को सूर्य की लोकेशन कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर पे, तो इस वजह से नदर्न हेमिस्फीयर को यहाँ पर सबसे कम सौर ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होगी। और यहाँ का जो जो दिन होता है वो सबसे छोटा दिन होता है। कब होता है, 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन कहाँ पे होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में। और सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, ये होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है जी, तो फिर अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अक्षांश सूर्य से मिलने वाले तापमान को किस तरह से प्रभावित करता है। ठीक है जी, चलिए फिर आइए अब हम दूसरे टॉपिक पर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई को जानने से पहले आप थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी जी समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि जब भी आपसे कहा जाता है कि भाई एवरेस्ट की हाइट कितनी है या फिर किसी और पर्वत की हाइट कितनी है, तो आप बताते हैं कि जी एवरेस्ट की हाइट है 8,500 मीटर के आसपास, है ना, 8.5 के मीटर के आसपास इसकी हाइट होती है। जरा कभी आपने सोचा है कि हम इसकी हाइट नापते कहाँ से हैं, इसका बेस क्या होता है। देखिए अगर आप पूरे अर्थ पर देखोगे तो कोई भी जगह प्लेन नहीं है, ठीक है ना, तो किसी जगह की हाइट ज्यादा हो सकती है, किसी की हाइट कम हो सकती है। तो इसलिए हम जो बेस मान करके चलते हैं, बेस मान करके चलते हैं हम समुद्र को, क्योंकि समुद्र क्या है, बिल्कुल प्लेन है। यहाँ पर आपको कहीं पे भी खड्डे वड्डे देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए हम जल के स्तर यानी कि समुद्र तल को हम क्या मान करके चलते हैं, बेस मान करके चलते हैं। ठीक है जी, अब देखिए है क्या कि जो सबसे ज्यादा जो हीट हमें मिलती है वो मिलती है हमें समुद्र
तल से, जो समुद्र तल होता है यानी कि जो वाटर सरफेस होता है, सबसे ज्यादा हीट हमें इस वाले ग्राउंड सरफेस पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी। जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ जाते रहते तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी गिरता रहता है। ठीक है जी। मान के चलिए, देखिए जैसे अगर आप 165 मीटर ऊपर की तरफ जाते हैं, समुद्र तल से 165 मीटर ऊपर जाते हैं, तो टेम्परेचर घटता है 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर मैं आसान भाषा में कहूं, अगर आप समुद्र तल से 1 किलोमीटर ऊंचाई की तरफ बढ़ोगे तो कितना टेम्परेचर गिर जाएगा? ये गिर जाएगा 6.4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर आपका गिर जाएगा। तो इसलिए जब भी आप पहाड़ों में जाते हो तो पहाड़ों में, जब भी आप पहाड़ों पर जाते हो तो पहाड़ों पर इसलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड देखने को मिलती है। ठीक है जी। जैसे कि अगर आप हिमालय में जाइए तो हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है, ठीक है जी, शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी क्या है? ये सबसे छोटे पहाड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी कम ठंड होती है। जैसे आप हिमालय की उन श्रेणियों में जाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? ये मिलते हैं हमारे महान हिमालय में। ठीक है जी। जब आप इसकी दूसरी बुक पढ़ोगे तो इसमें आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो महान हिमालय में हमारी कौन से पहाड़ है? हमारे कंचनजंगा है, ठीक है जी, एवरेस्ट है। तो देखिए जब आप कहाँ से, समुद्र तल से 8,500 मीटर के आसपास जब आप ऊपर जाओगे तो उस हिसाब से वहां पर आपको बहुत ही कम टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है समुद्र तट से दूरी। अब देखिए समुद्र तट से दूरी को यहाँ पे समझने से पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी समझ लीजिए। देखिए जो समुद्र के अंदर क्या होता है, ऑब्वियसली आपको मालूम है, जल होता है ना। अब देखिए जो जल का जो स्वभाव कैसा होता है, ये बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है ना, और ये बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होता। जल को गर्म होने में भी समय लगता है और इसको ठंडे होने में भी समय लगता है, जिस वजह से जहां पर समुद्र होते हैं ना तो वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता और ना ही वहां पर बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। अगर हम बात करें, देखिए जैसे मुंबई की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी भी समुद्र तट की जगह पर बात कर लीजिए, तो वहां पर क्या है कि सर्दियों के भी टाइम वहां पर आपको बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। ठीक है। और वहां पर गर्मियों के समय भी वहां पर बहुत ज्यादा उतनी भी गर्मी नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि इसका रीजन क्या है कि जो हमारे जो पत्थर होते हैं, जहां पर समुद्र की स्थिति नहीं, जैसे कि मान के चलिए दिल्ली की स्थिति है, ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए। देखिए होता क्या है कि जो पत्थर होते हैं, जहां पर जमीन होती है, जमीन बहुत जल्दी गर्म होती है और ये बहुत ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ठीक है। क्योंकि जो पत्थर होते हैं उनके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ज्यादा उष्मा को एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों के दौरान, जून जुलाई के दौरान यहाँ पर दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, और जैसे ही हम बात करते हैं जनवरी की या फिर दिसंबर की, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है? जल का स्वभाव। क्योंकि जो जल होता है, जैसे कि आपको मालूम है, आप पानी को लीजिए, आप उसको ठंडा करने की कोशिश कीजिए तो वो बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता, समय लगाता है। ऐसे उसको गर्म करने की कोशिश कीजिए तो वो भी क्या लगाता है, काफी समय लगाता है। ठीक है। तो फिर समुद्र तट से दूरी का कुछ इस तरह से ये तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है जी। जैसे आप समुद्र के पास हो गए तो ना तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी समुद्री धाराओं के ऊपर, प्रचलित पवनें, भूमि का ढाल और भूतल का स्वभाव। तो ये सारी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।